जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के ये देखा था कि आईबी को चेंज करने पर आईई में क्या परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब है इनपुट करंट में परिवर्तन करने पर आउटपुट करंट में क्या परिवर्तन हो रहा है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले हम आपको समझा देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है जब हम किसी डिवाइस के इनपुट और आउटपुट के परफॉर्मेंस को एक ग्राफ के रूप में समझते हैं तो उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसके इनपुट पैरामीटर्स क्या हैं और इसके आउटपुट पैरामीटर्स क्या हैं। तो हमने पहले से इसको यहाँ पे लिख रखा है। देखिए ये वाला हमारा सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं, जिसमें हमने इनपुट सेक्शन इधर वाला है और आउटपुट सेक्शन इधर वाला है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो इनपुट पैरामीटर इनपुट सेक्शन के होंगे और आउटपुट पैरामीटर आउटपुट सेक्शन के होंगे। ये वाला हमारा इनपुट सेक्शन है, तो इनपुट सेक्शन में हमें पता है इनपुट वोल्टेज VCB है और इनपुट करंट हमारी IB है। तो यहाँ पे हमने पहले से लिख के रख लिया है। आउटपुट वोल्टेज हमारी क्या है, VCE है और आउटपुट करंट हमारी IE है। तो हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं तो हमें इनपुट पैरामीटर और आउटपुट पैरामीटर के बीच में ही हम एक ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं, जब हम इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के मध्य में एक ग्राफ खींचते हैं और आउटपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं और फिर उसमें देखते हैं क्या परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब है जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के मध्य में हमको ये ग्राफ खींचें जिसके आउटपुट वोल्टेज को हम परिवर्तित करें, फिर उसमें रिलेशन देखें कि क्या परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी प्रकार से इसमें हम लोग इनपुट वोल्टेज क्या है VCB और इनपुट करंट क्या है IB के मध्य में हम लोग ग्राफ खींचेंगे, चेंज किसको करेंगे VCE, जो कि हमारी आउटपुट क्या है, वोल्टेज है। तो इसको हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसके बीच में ड्रॉ करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ड्रॉ करनी है IB के बीच में। IB चूँकि है माइक्रो एम्पियर में करंट, और VCB जो कि वोल्ट में है, इनपुट वोल्टेज। अब हम चेंज किसको करेंगे, VCE को, चेंज VCE को करेंगे। देखिए सबसे पहले VCE मान लीजिए हमने ली है, VCE हमने मान लीजिए 15 वोल्ट ली, VCE जो है वो मान लीजिए 15 वोल्ट ली। उसके बाद VCE को हमने घटा के क्या कर दिया, 8 वोल्ट कर दिया। तो देखिए क्या परिवर्तन हुआ, जब VCE 15 वोल्ट थी तो कुछ यहाँ से पॉइंट चला था और करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज हुआ था, इस तरीके से कुछ करंट इंक्रीज हुआ था। जब हमने VCE को कम कर दिया तो देखिए करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज हुआ, तो ये आगे शिफ्ट हो गया। जो ये ग्राफ था इसका वो आगे शिफ्ट हुआ। जब VCE की वैल्यू हम लोगों ने कम की तो वैसे वैसे हमारा जो ग्राफ था वो आगे शिफ्ट हो गया, मतलब VCB की वैल्यू ही हमारी कम हुई, वोल्टेज भी हमारी कम हुई। पहले जब हमने VCE को 15 वोल्ट किया था तो VCE की वोल्टेज यहाँ पे थी। अब जब हमने VCE को कम किया तो ये आगे शिफ्ट हो गया, VCB भी कम हो गई। ये क्यों हुआ, ये अर्ली इफेक्ट के कारण होता है। देखिए अर्ली इफेक्ट मैंने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बहुत अच्छे से समझाया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर भी मैं इसमें आपको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। ये आपके पास कोई एक ट्रांजिस्टर है मान लीजिए, और इसमें ये आपका एमीटर सेक्शन है, ये आपका कलेक्टर सेक्शन है, तो इसे हम J1 जंक्शन कहेंगे, इसे J2 जंक्शन। तो देखिए आपको ये हमारा, चूँकि ये हमारा रिवर्स बायस कनेक्टेड है, ये हमारा बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। तो ये हमारा रिवर्स बायस कनेक्टेड है, मतलब ये नेगेटिव से इसे पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है। इस बैटरी को हम कहेंगे VCE कहेंगे, क्योंकि ये आउटपुट नहीं इनपुट है, तो ये VCB कहेंगे, ठीक है, VCB कहेंगे। तो अभी आपको पता है कि इसमें रिवर्स बायस पोटेंशियल, इसके बीच में क्या होता है, डिप्लेशन रीजन होता है। जब इसमें कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो डिप्लेशन रीजन W होगा। अभी इसमें कोई बैटरी कनेक्ट कर दी तो ये डिप्लेशन रीजन बढ़ जाएगा। अभी इसमें रिवर्स बायस किया हुआ है तो और इसकी वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो इसकी डिप्लेशन रीजन मान लीजिए बढ़ती जा रही है। बढ़ती जाने पर क्या हुई, इसमें क्या कर दिया, WV कवर कर लिया, WV कवर कर लिया। बची हुई को हम क्या कहते हैं, W इफेक्ट, ठीक है, W इफेक्ट। तो ये जो W इफेक्ट है यही हमारा कहलाता है क्या, अर्ली इफेक्ट। देखिए अर्ली इफेक्ट से कैसे होता है कि जब भी हम VCB की वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे VCE भी हमारी बढ़ती जाएगी, और अर्ली इफेक्ट जो है W इफेक्ट जो है वो हमारा
कम होता जाएगा। और डब्ल्यू इफेक्ट जैसे जैसे हमारा कम होगा, डब्ल्यू इफेक्ट का मतलब जो रीजन बेस में जो बचा हुआ रीजन है उसे हम डब्ल्यू इफेक्ट कहेंगे, समझ रहे हैं ना, उसे हम डब्ल्यू इफेक्ट कहेंगे। तो डब्ल्यू इफेक्ट जब रीजन कम हो जाएगा तो आईवी करंट जो हमारी बेस के कारण फ्लो हो रही थी वो हमारी कम फ्लो होगी, तो आईवी करंट जो है वो भी हमारी कम फ्लो होगी। तो इसी कारण से जब भी हम BCE की वैल्यू को कम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी आईवी करंट बढ़ती जाती है, आईवी करंट हमारी बढ़ती जाती है, ये देखिए बढ़ रही है। और वैसे जैसे जैसे हम BCE की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी आईवी भी कम होती जाती है। तो ये था आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग देखते हैं इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हम इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं क्या होते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा कि हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे उसी प्रकार से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के मध्य में हम लोग ग्राफ खींचते हैं और इनपुट करंट को वेरी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इनपुट करंट को, उसमें क्या था आउटपुट वोल्टेज को हम लोग चेंज कर रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग इनपुट करंट को वेरी करेंगे। फिर हम लोग जो ग्राफ बनेगा उसमें रिलेशन देखेंगे कि IB चेंज करने पर IE में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज मतलब आउटपुट वोल्टेज VCE और IE के मध्य में ग्राफ खींचेंगे और IB को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, IB मतलब इनपुट करंट चेंज करेंगे। तो एक ग्राफ हम लोग खींचते हैं, देखते हैं क्या परिवर्तन हो रहा है। ये ग्राफ है, क्योंकि हम खींच रहे हैं किसके किसके बीच में, IE मतलब है मिली एम्पियर में, और आउटपुट वोल्टेज मतलब VCE है जो कि है वोल्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा 0 पॉइंट है। अभी हमने मान लीजिए IB को रखा हुआ है, ब्लैक मार्कर से लिख दें, क्योंकि मान लीजिए हमने IB को यहाँ पे रखा हुआ 0 माइक्रो एम्पियर। अभी IB को हमने इंक्रीज किया, मान लिया 1 माइक्रो एम्पियर कर दिया। अभी IB को मान लिया इंक्रीज किया 2 माइक्रो एम्पियर कर दिया। अभी IB को और इंक्रीज किया, मतलब 3 माइक्रो एम्पियर कर दिया। अभी IB को हमने और इंक्रीज किया 5 माइक्रो एम्पियर कर दिया। IB की हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ग्राफ में क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमने 0 लिया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, ग्राफ जो था वो कुछ इस तरीके से बना। जैसे जैसे हमने IB को बढ़ाया तो ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट हुआ, और फिर हमने और बढ़ाया तो कुछ इस तरीके से बना, फिर और बढ़ाया तो कुछ इस तरीके से बना, और जब हमने इसकी वैल्यू को बढ़ाई तो इस तरीके से बना। तो ये ग्राफ बना। अब इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें IB की वैल्यू भी 0 थी और IE की वैल्यू भी 0 थी, उस सेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कट ऑफ रीजन। इसे हम क्या कहते थे, कट ऑफ रीजन। इसे हम लोग कट ऑफ रीजन कहते थे। कट ऑफ रीजन में क्या था, ICVO जो लीकेज करंट थी, ICVO वो फ्लो होती थी। ICVO जो लीकेज करंट थी वो फ्लो होती थी इसमें। और ये वाला जो सेक्शन है आपका, तो मैं बताऊं आपको, ये वाला सेक्शन जो आप ये देख रहे होंगे, ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन। और ये बचा हुआ सेक्शन जो आपका है वो एक्टिव रीजन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रीजन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपने IB की वैल्यू को बढ़ाया वैसे वैसे हमारी IE वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हुई। देखिए यहाँ पे 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। इस तरीके से जैसे जैसे हमने IB की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट की वैसे वैसे हमारी IE की वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट हुई। तो ये था आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ऐसा तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, कुछ इसी प्रकार का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ही फॉलो करता है। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है एमीटर फॉलोवर। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, एमीटर फॉलोवर। ज़्यादातर एग्जाम में आपको एमीटर फॉलोवर के नाम से ही क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा हुआ कि इसको थोड़ा सा देखते हैं फॉर्मूले के जरिए। आपको पता, एक फॉर्मूला के जरिए समझते हैं। देखिए IC बराबर अल्फा IE प्लस ICVO। चूँकि हमें पता है ये ICVO क्या है, हमारा लीकेज करंट है। क्या है, लीकेज करंट। इस लीकेज करंट को यदि हम निगलेक्ट कर दें तो क्या होगा, IC बराबर अल्फा IE होगा।
अब हमें पता है जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू 0.95 to 0.98 है, जो कि 1 से कम है। 1 से कम होने पर क्या यहाँ पे समझ में आए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो अल्फ़ा इक्वल टू IC/IE, क्या आएगा, अल्फ़ा इक्वल टू IC/IE। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि यदि IE चेंज होएगी तो IC चेंज होएगी, मतलब IC चेंज होएगी कब, जब IE चेंज होएगी। तो IE अब इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग समझते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास IE बराबर IB प्लस IC। तो यहाँ पे आप देखिए जब भी हम IE चेंज करेंगे तो IB चेंज हो रही है, जब IB चेंज हो रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली IE या तो ज़्यादा हो रही होगी या फिर कम हो रही होगी। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम IB को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी IE जो है वो इंक्रीज होती जाती है। इस फॉर्मूला के ज़रिए आप समझ पाए होंगे कि इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ होते हैं और क्या इसके रिलेशन होता है इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच में। ठीक है, अब इस पूरे जो इसके कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है, इसका यूज कहाँ होता है, इसकी सबसे बड़ी बात आती है। तो देखिए इसका यूज ज़्यादातर इम्पीडेंस मैचिंग में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई है। क्या है, इनपुट इम्पीडेंस हाई है। देखिए इसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई है और आउटपुट इम्पीडेंस लो है। इसकी इनपुट इम्पीडेंस तो हाई है लेकिन आउटपुट इम्पीडेंस लो है, और इसीलिए इसे हम यूज कहाँ करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग में। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए इनपुट इम्पीडेंस इसका हाई है और आउटपुट इम्पीडेंस लो है, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग में। ये इम्पीडेंस मैचिंग क्या होती है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है। यदि आप जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, जब आप पावर एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो उसमें इम्पीडेंस की मैचिंग की जाती है। जैसे कि आपका जो एम्पलीफायर है उसकी आउटपुट इम्पीडेंस जो आपने स्पीकर लगा रखा है उसके इनपुट इम्पीडेंस से मैच होनी चाहिए, तभी प्रॉपर फुल पावर उसको ट्रांसमिट हो पाएगी। तो ये इम्पीडेंस का मतलब होता है। तो इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है, और इम्पीडेंस मैचिंग में इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है, इम्पीडेंस मैचिंग में इसका यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए मैं समझता हूँ इतना ही, और अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।